नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज के क्लास में हम जीवधारियों का वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे और आज हम लगभग 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप प्रयोगशाला परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मात्र 1290 आपको प्राइस दिखेगा, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब लगभग 1000 रुपये में आपको ये कोर्स लेने का सुनहरा मौका है। अभी जो है दिवाली ऑफर चल रहा है हमारे कोर्सेज पर और आपको सभी कोर्स पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी कोर्स है हमारा वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो भी कोर्स आपको लेना है वहाँ पर दिवाली 20 ये कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे प्रयोगशाला परिचारक का कोर्स आप लेना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये कूपन कोड बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा। सिंपली उसको क्लिक करके अप्लाई करना। जैसे आप अप्लाई करेंगे कोर्स का प्राइस जो भी दिखेगा वो 20% कम हो जाएगा। उसके बाद आप बाय नाउ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो ऑफर है वो आज से चालू हो गया है और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप अपना कोर्स ले लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहेगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, जीवों का वर्गीकरण और उससे संबंधित जो है हमने आज एमसीक्यूज जो है पढ़ने वाले हैं। तो हमने थ्योरी में इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट पढ़े थे। आज का पहला प्रश्न है कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो हमने देखा था कि प्राचीन समय से ही जीवों के जो है वर्गीकरण किया जाने लगा था। अरस्तु ने लगभग इसकी शुरुआत की थी और हमने देखा था कि उस समय टेक्नोलॉजी तो उतना नहीं था, तो जो सहज दृष्टिगोचर होता था, जो दिखाई देता था, उसके आधार पर जीवों को वर्गीकरण किया जाने लगा। अब जीवों का वर्गीकरण करने का जो मुख्य पर्पस था वो क्या था, ताकि जीवों का अध्ययन जब हम करें तो उसमें सरलता महसूस हो। ठीक है, तो जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाने लगा। जीवों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो वैसे तो अरस्तु ने किया था। अब ये जो अरस्तु है वो महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो विश्व विजेता सिकंदर थे उसके गुरु थे इसके अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। तो इन्होंने शुरुआत की थी जीवों के वर्गीकरण का। और उस समय जो है तार्किक रूप से ना कर सहज बौद्धिक रूप से वर्गीकरण किया जाने लगा था। बाद में जब आधुनिक वर्गीकरण का नाम आया कि आधुनिक वर्गीकरण किसने किया, तो आधुनिक वर्गीकरण या फिर वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है ऐसा पूछा जाए तो आप याद रखेंगे केरोलस लिनियस, है ना। तो ये जो केरोलस लिनियस थे इन्होंने जो है जीवों का वर्गीकरण जैसे जंतु जगत, पादप जगत इत्यादि से किया और इसको ही वर्गीकरण का जनक इसीलिए कहा जाता है। जबकि आपको जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है क्वेश्चन पूछा जाए तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगत में बांटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखेंगे 2 जगत में। ठीक है, जंतु जगत और पादप जगत, ऐसे 2 जगत में लिनियस ने जीवधारियों को बांटा था। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक में जीवधारियों को 2 जगत में बांटा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कौन सी पुस्तक में जीवधारियों को 2 जगत में बांटा है, तो जो है केरोलस लिनियस का नाम था, पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, अब ये जो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक था केरोलियस का, इसमें इन्होंने जीव जगत को 2 भागों में बांटा था, जंतु और पादप जगत। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतु और पादप जगत में जो 2 भागों में लिनियस ने बांटा था उस पुस्तक का नाम क्या है, किस पुस्तक में उन्होंने इसका बखान किया था। तो इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे, कहीं कहीं पर सिस्टेमा नेचुरी भी लिखा है। दोनों ही आपका सही जवाब है, क्योंकि हिंदी में जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। यहाँ पे आप इंग्लिश में इसका नाम देख सकते हैं। अगला है, लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में जीवधारियों को किन 2 जगत में बांटा था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जंतु और पादप जगत। ये जो सारे क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है। अब ये जो द्विनाम पद्धति है इस पद्धति के निर्माता भी लिनियस ही थे। इसमें प्रत्येक जीवधारियों का जो नाम है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता था। जो पहला शब्द होता था वो उसके वंश का नाम होता था और जो दूसरा शब्द होता था वो उसके जाति का नाम होता था। जैसे कि अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पर, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तो जो होमो है वो वंश नाम है और जो सेपियंस है वो जाति नाम है। और इस द्विनाम पद्धति का जो है आविष्कार किसने किया था, लिनियस ने किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय क्या है, तो इसका अभिप्राय है वंश और जाति।
जैसे कि मैंने आपको बताया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो होमो है ये पहला शब्द है वंश का, और जो जाति है वो है सेपियंस, और ये कहलाता है द्विनाम पद्धति, जिसके निर्माता कौन थे अगर पूछा जाए तो इसके निर्माता भी कैरोलस लिनियस थे, है ना। तो कैरोलस लिनियस में द्विनाम पद्धति या फिर दो जगत में विभाजित किया था, तो दो वाला चीज़ जो है कैरोलस लिनियस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो द्विनाम पद्धति और जंतु और पादप दो जगत में इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या कहलाती। तो आधारभूत इकाई स्पीसीज, है ना, जाति के आधार पर। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण की मूल इकाई जो है जाति अर्थात स्पीसीज है, इसी के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। फिर अगला है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो अरस्तु है ना, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है अरस्तु, विश्व विजेता सिकंदर के गुरु, बहुत बड़े दार्शनिक थे उस समय के, और यही है जीव विज्ञान के जनक। जबकि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो कैरोलस लिनियस को। अगला है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम लैमार्क ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ये ऐसे फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो इसको सिंपली याद रख लीजिएगा। अगला है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए प्रयुक्त क्या भाषा है। तो जो हम भाषा में प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखते हैं उस भाषा का नाम है लैटिन भाषा। जब मैंने द्विनाम पद्धति आपको पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वंश नाम और जाति नाम इसके आधार पर द्विनाम पद्धति बनाया गया, और वो जो भाषा है लैटिन भाषा के हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ पर लैटिन भाषा याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लैटिन भाषा देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दिखता है। अगला है विकेटर ने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा। ठीक है, तो अब लिनियस के बाद जो है विकेटर आए। लिनियस में जीव जगत को दो भागों में बांटा था लिनियस ने, जंतु और पादप। लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जो क्या होता था, जंतु जगत की भी विशेषता दिखाता था, पादप जगत की भी विशेषता दिखाता। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, युगलिना। युगलिना में क्या है, हरित लवक उपस्थित होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना जो भोजन है स्वयं बना लेता है। इसके साथ साथ जब उसको लाइट नहीं मिलता, प्रकाश की अनुपस्थिति में वो शिकार भी करता है। तो वो स्वपोषी भी है, और वो एक तरीके से आप देखें कि शिकार भी कर रहा है। तो इसलिए वो जो युगलिना है वो लिनियस के जो द्विजगत वाला जो पद्धति था उसका क्या है, वो एक तरह से विरोधाभासी था कि उसको कौन सी जगत में रखा जाए। इसलिए विकेटर ने संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटा, और इस 5 भागों में आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या क्या था। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसको कवक भी कहते हैं, प्लांटी मतलब पादप जगत, और एनिमिलिया मतलब जंतु जगत। जबकि लिनियस ने पादप और जंतु इस 2 जगत में ही बांटा था। अब बाद में विकेटर जो आए वो इन 5 भागों में बांटे, जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विकेटर ने संपूर्ण जीव जगत को जो 5 भागों में बांटा, तो आपको ये बताना है कि इसका मुख्य आधार क्या था, किस आधार पे उन्होंने 5 भागों में बांटा था। तो इसके आधार क्या क्या था देखते हैं। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति, मतलब कौन से जीव में केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, कौन से जीव में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, उस आधार पे बांटा था। तो ये हमने देखा था थ्योरी में, जैसे कि इन्होंने मोनेरा में उसको डाला जो कि आपका प्राक्यूरियोटिक है, अर्थात प्राक्यूरियोटिक का मतलब है ऐसे जीव जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। जबकि बाकी के जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इसमें हम देखें तो जो भी जितने भी जीव थे वो यूकेरियोटिक अर्थात उनमें केंद्रक उपस्थित होते थे। तो ये पॉइंट तो सही है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो संगठन का स्तर एक कोशिकी या फिर बहुकोशिकी, तो ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, इसने एक कोशिकी और बहुकोशिकी के आधार पर भी जो है इसका वर्गीकरण किया। फिर अगला है पोषण प्राप्त करने की विधि, अर्थात स्वपोषी है या फिर विषमपोषी। तो इसने ये तीनों आधार के आधार पर बांटा है। तो इसका जो है उपरोक्त सभी अर्थात ये जो तीनों आधार है सही आएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 जगत वर्गीकरण के जनक कौन थे। तो हमने अभी जस्ट देखा विकेटर थे 5 जगत के वर्गीकरण, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये सब है, उसको 5 जगत को आपको नाम याद रखना है। ठीक है, विकेटर के 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या आते हैं। तो हमने देखा था मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है,
कवक आता है, शैवाल, अमीबा जैसा तो कुछ है नहीं, पादप और जंतु। तो 1 2 3 और 6 7, 1 2 3 6 7, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस जगत में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत जितने भी जो बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं उसको मोनेरा जगत में शामिल किया गया है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है आपका प्राक केंद्री भी इसको कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो जिनकी कोशिका में झिल्लियों में बंद केंद्रक जो है पाया नहीं जाता, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी इत्यादि जो जगत के जीव हैं उनके कोशिका में केंद्रक उपस्थित होते हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मोनेरा आ जाएगा। अगला है, विकेटर के वर्गीकरण के अनुसार किस जगत में जीवों में केंद्रक का अभाव होता है? तो अभी जस्ट हमने देखा मोनेरा जगत, मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं उनके कोशिका में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक का अभाव होता है। अगला है, सभी बैक्टीरिया निम्न में से किस जगत में आते हैं? तो जितने भी बैक्टीरिया है वो मोनेरा जगत में आते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा को निम्नलिखित में से किसमें प्रविभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन हम देखते हैं। तो मोनेरा में देखिए यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया, ये जो यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया है ये मोनेरा जगत के और 2 उपवर्ग है मान के चलिए। तो ये जो ऑप्शन है यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जो है 5 जगत में से एक जो है जो कि प्रोकैरियोटिक जीवों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ऐसे जीव जिसके कोशिका में केंद्रक नहीं होता। मोनेरा में बैक्टीरिया जीव शामिल है, जितने भी बैक्टीरिया है वो मोनेरा में शामिल किया गया है। मोनेरे के जो मुख्य 2 समूह हैं वो है आपका यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया क्या है, आर्क बैक्टीरिया क्या है, ये सब हमने थ्योरी में और डिटेल से पढ़ा ही लिया था। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मोनेरा जगत में जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है अगला हमारा कि जो जीवों की कोशिका भित्ति है मोनेरा जगत की हम बात करें वो किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति क्या होता है पहले आप ये समझ लिए। कोशिका भित्ति क्या होता है, जीवाणु एवं वनस्पतियों में पाया जाता है और एक दृढ़ आवरण होता है। कोशिका भित्ति वही कहलाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक दृढ़ आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मोनेरा जगत के जीवों में कोशिका भित्ति जो है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो याद रखेंगे कोशिका भित्ति जो है मोनेरा जगत के जीवों में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से बनी होती है जिसको पेप्टिडोग्लाइकेन नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला है, निम्न में से किस बैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है एवं ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई भी बैक्टीरिया जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके वो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपको याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इसमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर आपको ये नील हरित शैवाल कौन से जगत में रखा गया एक अलग से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है ये मोनेरा जगत का ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगला है, प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया तो जो है स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी, अलग अलग टाइप के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे जो ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है वो है आपका परपोषी बैक्टीरिया। दूध से दही बनने में दूध या फिर दूध का जो खट्टा होने में किसकी भूमिका अहम होती है? तो दूध से दही बनना, दूध का खट्टा होना, ये किस कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। अगला है, माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट्स से अर्थात मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं उससे कैसे भिन्न होता है? तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। तो याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा कैसे भिन्न है मोनेरा जगत के बाकी जीवों से?
मोनेरेट जगत के जितने भी जीव हैं उसमें लगभग लगभग सब में क्या होता है, आपका कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जो कि मोनेरेट जगत में है और ये प्रोकैरियोट्स में ही आता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, याद रखेंगे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक भी होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जितने भी कवक है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनती है, और जितने भी जीवाणु हैं उसकी जो कोशिका भित्ति है वो म्यूरिन से बनती है। और इसको वैसे आगे के क्वेश्चन में हम डील कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकी प्रायः जलीय यूकेरियोटिक, अब यहाँ पे यूकेरियोटिक का ये मतलब है कि जिसके कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा जगत है जिसमें प्रायः जलीय जीव, एक कोशिकीय जलीय जीव को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा जगत में प्रायः जलीय जीव, एक कोशिकीय जीव जो कि यूकेरियोटिक जीव होते हैं, उसको सम्मिलित किया गया है। युग्लिना को किस जगत में रखा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, युग्लिना को भी प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। और युग्लिना की खास बात मैंने आपको बताया था कि युग्लिना जो है वो एक कोशिका वाला यूकेरियोट है जो जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। और प्रकाश जब नहीं होता तो प्रकाश की अनुपस्थिति में युग्लिना क्या करता है, वो शिकार करता है। तो ये जो है एक तरीके से जंतु और पादप दोनों का गुण दिखाता है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युग्लिना को किस जगत में रखा गया है, प्रोटिस्टा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो थ्योरी में हमने इसका डिटेलिंग पढ़ लिया था, और ये जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। इसको याद रखेंगे, लाल जो सागर है वो लाल रंग शैवाल के कारण दिखता है। वैसे ये हानिकारक नहीं होता, लेकिन इसमें अमोनिया की थोड़ी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए लाल सागर में जाना थोड़ा सा मना ही होता है, वहाँ पर तैरना मना होता है, क्योंकि इससे जो है आपके इस बॉडी को वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसलिए, ठीक है। अगला है डायएटियम तथा सुनहरे शैवाल खालिस्तान जगत के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही आता है। अगला है, कवक जगत में जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जो कवक जगत के जीव हैं उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से, ठीक है। कवक जगत में जितने मशरूम आते हैं, आपका फफूंद, ये सब जो है कवक जगत में आते हैं, और इसकी जो कोशिका भित्ति है काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला है, कवक होते क्या हैं। तो देखिए, कवक जो है सहजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, और मृतोपजीवी भी होते हैं। तो तीनों तरह के कवक पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला है, लाइकेन में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको लाइकेन को समझना होगा कि लाइकेन किस तरीके का आपका जीव है। तो लाइकेन जो है वो आपका कवक और शैवाल के बीच का एक सहजीवी संघ है, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। ये कवक और शैवाल दोनों तरीके से मिलकर एक सहजीवी संघ बनता है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये है लाइकेन, जिसे थोड़ी सी डाल में पेड़ की टहनी में आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से फफूंद जैसे बना हुआ है। ये एक तरीके का लाइकेन क्या है, शैवाल ही है और कवक ही है, लेकिन कवक और शैवाल दोनों से मिला जुला संघ है, जिसमें आपको याद रखना है कि इसका जो लैंगिक जन्म होता है वो केवल कवक के कारण होता है। केवल कवक वाला ऑप्शन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लाइकेन के बारे में और देख लेते हैं। लाइकेन एक कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संघ है, कवक और शैवाल दोनों से ये बन जाता है। अब यहाँ पे लैंगिक जो प्रजनन होता है केवल लाइकेन के कवक घटक के द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन कवक और शैवाल दोनों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन कवक घटक के कारण और अलैंगिक प्रजनन इसमें कवक और शैवाल दोनों के कारण किया जा सकता है। तो कुछ ये ऐसे फैक्ट है जिसमें आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। और जब हमने केमिस्ट्री पढ़ा था तो उसमें अम्ल क्षार वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि लाइकेन से लिटमस बनाया जाता है। लिटमस क्या है, एक तरीके का सूचक है जो कि हमको अम्ल और क्षार के बीच भेद बताता है। तो हमने ये देखा था कि जैसे
नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, तो वो जो लिटमस है वो बनता किससे है? तो वो लाइकेन से बनता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पे भी आपको इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत के जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? तो कवक जगत का तो हमने देख लिया कि कवक जगत का कोशिका भित्ति काइटिन से बनती है। पूछा जाए पादप जगत की कोशिका भित्ति, तो पादप जगत की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनती है। ठीक है, सभी कवक क्या होते हैं? सभी कवक जो है हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अब ये जो हेट्रोट्रॉफ है वो क्या है? कवक हेट्रोट्रॉफिक यूकेरियोट्स है जो कि क्लोरोफिल से रहित है, अर्थात कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हेट्रोट्रॉफ वे जीव हैं जो लवण की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जितने भी कवक है वो हेट्रोट्रॉफ के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और एक साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि कवक में क्या नहीं पाया जाता? हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए ज़्यादातर कवक हरा भी नहीं दिखता। अगला है, 5 जगत वर्गीकरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया और मेथोजोनिक आद्य जीवाणु किसमें सम्मिलित है? तो जहां भी आप देखेंगे बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, तो आप आंख मूंदकर मोनेरा लगा लेना। मोनेरा जगत में जितने भी बैक्टीरिया है उसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज आते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम अनावृत बीजी। ठीक है, आवृत्त बीजी क्या है? ऐसे पौधे जिस पर फूल भी आते हैं, बीज भी आते हैं, लेकिन अनावृत पौधे क्या है? जिन पौधे पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, वो कहलाता है अनावृत बीजी। निम्न में से किस जगत के जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो एनेमेलिया जगत के जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे कि एनेमेलिया जगत में जितने भी आपका इंसान हो गया, जानवर वगैरह हो गया, वो सब तो आता ही है। तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये 5 जगत का टेबल मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ था और ये जो है एनसीईआरटी के बुक से हमने निकाला था। तो इसको आप अच्छे से थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 जगत में दिया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनेमिलिया। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके देखेंगे तो कोशिका के प्रकार में सिर्फ मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में यूकेरियोटिक है। अर्थात मोनेरा जगत के ही जीव में क्या है? उसके कोशिका में केंद्रक नहीं देखने को मिलता, बाकी सब में देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो कोशिका भित्ति वाला सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति कहाँ पे उपस्थित है? तो यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति अनुपस्थित है एनिमिलिया में, बाकी सब में लगभग उपस्थित ही है, जबकि एनिमिलिया वाले जगत में अनुपस्थित है। तो ये जो टेबल है वो आपका बड़ा काम आएगा। ठीक है, इसके और हम और देखें तो जैसे केंद्रक झिल्ली यहाँ पर अनुपस्थित है, उसके बाद सभी में उपस्थित है। तो जो केंद्रक झिल्ली है वो मात्र मोनेरा जगत में अनुपस्थित है। अब इसकी जो कार्य संरचना है, जिसे यहाँ पर कोशिकी है, यहाँ पर बहुकोशिकी, ऊतक और ऊतक अंग तंत्र। जैसे मनुष्य में आपका बहुकोशिकीय है, क्योंकि बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक से अंग और अंग से पूरा जो बॉडी हमारा बना है, अंग तंत्र, ये सब इसमें आप टेबल में समझ सकते हैं। प्रजनन की विधि, पोषण की विधि, ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है और जो हमने थ्योरी में बहुत डिटेल से भी पढ़ा हुआ है। अगला है, निम्न में से किस जगत के जीव में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा किया जाता है? तो पोषण किसके द्वारा अंतर्ग्रहण द्वारा किया जाता है? एनिमिलिया जगत के जीवों के द्वारा। अंतर्ग्रहण मतलब जैसे मुख से ग्रहण करना और पूरा जो पाचन तंत्र है उसके द्वारा भोजन को ग्रहण करना, तो ये कहलाता है अंतर्ग्रहण। तो एनिमिलिया जगत इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, इन सारे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। ये गति नहीं करते, ये स्वपोषी होते हैं, ये विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, या इनमें कठोर भित्तिका पाई जाती। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ये सही हो सकता है कि ठीक है, ये सही इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि कठोर कोशिका भित्ति जीवाणु में भी पाया जाता है और पौधे में भी पाया जाता है, इसी कारण जीवाणु को भी पौधे मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, जबकि होमोसेपियन जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, और वैज्ञानिक नाम में जो पहला नाम है होमो है ना, तो होमो जो पहला नाम है वो वंश का हो जाएगा, सेपियंस जो दूसरा नाम है वो जाति का हो जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों के नाम को भी इसके आगे लिख दिया, जैसे कि होमोसेपियस लीन ऐसे लिख दिया जाएगा, है ना, लीन। तो जो लीनियस थे, कैरोलस लीनियस इसके जन्मदाता थे। ठीक है, तो होमोसिम्पियंस का नाम उसने दिया था, तो होमोसिम्पियंस लीन जो तीसरा नाम है वो वैज्ञानिक का नाम होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखेंगे मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका,
कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलियरस, है ना। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। आम का मैंगीफेरा इंडिका। धान का ओरिजा सातिवा। और गेहूं का है टिक्टिकम एस्टिवम। मटर का है पिसम सेटिवम। और ग्राम का है आपका साइजर एरिंटिनम। और सरसों का है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा मिस कर दिया हूँ मैं, बाकी आप देख लीजिए। अगला है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव डायरेक्ट आपसे पूछा जाए तो इसको रट लेना, एसी टेबुलेरिया। क्या? एसी टेबुलेरिया। अगला है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है। तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा कौन से पक्षी का अंडा है, तो शुतुरमुर्ग का ही अंडा ही सबसे बड़ा होता है। लगभग 13 से 17 सेंटीमीटर के आसपास शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी और शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा अंडा। अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है और ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। लाइकेन किसका सहजीवी या साहचर्य है। तो लाइकेन जो है हमने देखा था शैवाल और कवक इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए आपका जो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आता है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत जो है जीवाणु आता है, हमने देखा था कि नीलहरी शैवाल भी आता है और माइकोप्लाज्मा भी आता है। और हमने देखा था कि माइकोप्लाज्मा ऐसा है जिसमें क्या नहीं है, ये बिना ऑक्सीजन के भी जी सकता है माइकोप्लाज्मा, ये हमने देखा था। ठीक है, अगला है मलेरिया परजीवी या अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो मलेरिया जो परजीवी है या फिर अमीबा है, इसको प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। ये सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो मोनेरा जगत में हमने देखा था, मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं उसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। और मोनेरा जगत में क्या शामिल किया गया है, सभी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। पेनिसिलियम क्या है। तो पेनिसिलियम जो है एक तरह का कवक है और पेनिसिलियम से क्या बनता है, पेनिसिलियम से बनता है एंटीबायोटिक दवाएं वगैरह। तो पेनिसिलियम देखिए एक तरह का एक कवक है, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा। पेनिसिलियम एक ऐसे एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है जिसका उत्पादन नीले रंग की एक फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेनिसिलियम क्या है, कवक है। अगला है अमीबा में कुटपाद क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए अमीबा जो है कुटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है, इसके साथ साथ वो चलता भी, प्रचलन करता है। तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा, ये केवल प्रचलन और केवल भोजन नहीं करता, ये दोनों करता है। तो भोजन ग्रहण एवं प्रचलन के लिए कुटपाद का उपयोग करता है अमीबा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसका कुटपाद है, ये इसका कुटपाद है, इसने भोजन को अंदर ले लिया। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं, फिर से इसको खुलने का इंतजार करिए। ये भोजन इसके अंदर, ये कूटपाद है, ठीक है, कूटपाद में ये भोजन को अंदर ले रहा है, देखिए इसने फंसा लिया। अब इस ये जो भोजन है इस तरीके से भोजन ग्रहण कर रहा है। तो जो कूटपाद होता है अमीबा का ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, वो कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से जो मुंह जैसे निकला रहता है इसी को हम कूटपाद कहते हैं। अगला है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जो जीवाणुओं की आकृति है, वैसे तो आपका कोकाई आकार, बेसिलाई, इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग आकार का होता है, लेकिन ज़्यादातर छड़ रूपी जो जीवाणु हैं वो देखने को मिलता है। तो जीवाणु का आकार आप छड़ रूपी ये याद रख सकते हैं। अगला है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है। तो एंट अमीबा मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया है तो याद रखेंगे आंत में पाया जाता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन था। तो हमने जब पेनिसिलिन पढ़ा था, इसको आप याद रख लें, एक तरह का कवक है और यही आपका प्रथम प्रतिजैविक युक्त प्रतिजैविक। अगला है निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती। अभी जस्ट मैंने आपको बताया अमीबा की आकृति कुछ फिक्स नहीं होता, कैसे भी हो सकता है। अगला है अरस्तु के पुस्तक का क्या नाम था। तो अरस्तु के पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया
एनिमालियम। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे एमसीक्यूज आपको याद रखना है। अगर आपको थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना है। अभी दिवाली का ऑफर है, उसमें मात्र लगभग 1,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। वैसे प्राइस है आपका 1299 रुपये, लेकिन दिवाली 20 ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।